नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे दमदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी और ममता बनर्जी का आमना सामना हो सकता है। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी कोलकाता जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता में पदयात्रा कर सकती है। कोलकाता में करीब 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा ममता कर सकती हैं। बंगाल चुनाव के लिहाज से नेताजी की 125वीं जयंती दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम है। बंगाली अस्मिता के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। दूसरी तरफ खुद को बंगाली संस्कृति के रक्षक के तौर पर साबित करना चाहती है टीएमसी, और ऐसे में मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी का कोलकाता में आमना सामना हो जाए, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता जा सकते हैं और पहले से ही ममता बनर्जी का रोड शो का कार्यक्रम है। दोनों आमने सामने हो सकते हैं। दोनों ही ये दिखाना चाहते हैं कि बंगाल की जो अस्मिता है वो उनके साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी भी इस कोशिश में लगी हुई है। दूसरी तरफ टीएमसी खुद को बंगाल की अस्मिता के साथ साथ बंगाल की संस्कृति के रक्षक के तौर पर साबित करना चाहते हैं। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी है। शाह के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। आज दोपहर 3 बजे बेलगावी में अमित शाह की रैली होगी। बेलगावी में एथेनॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन वो करेंगे। इस दौरान एक अस्पताल का भी उद्घाटन अमित शाह करने वाले हैं। दूसरा दिन आज उनके दौरे का। इस दौरान 2 सौगातें मिलेंगी। कर्नाटक को बेलगांव में एथेनॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन वो करेंगे और एक अस्पताल का भी उद्घाटन अमित शाह आज करने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं निकाय चुनाव घमासान के। दरअसल निकाय चुनाव में परिवारवाद हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं। 10 से ज्यादा निकायों में नेताओं के रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पंचायत और जिला परिषद चुनाव में भी नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट दिए गए थे। 20 जिलों के 90 निकायों में 28 जनवरी को वोटिंग होनी है और एक बार फिर से परिवारवाद हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 से ज्यादा निकायों में नेताओं के रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में भी नेताओं के परिवारों के सदस्यों को टिकट दिए गए थे। आपको बता दें कि 20 जिलों के अंदर निकायों के चुनाव होने हैं। कुल संख्या 90 है और 28 जनवरी को वोटिंग होगी। वहीं असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रस्साकसी दिखाई दे रही है और उसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल तरुण गोगोई के बाद पार्टी के कई नेता दावेदारी ठोक रहे हैं। तरुण गोगोई के निधन के बाद असम में कांग्रेस मुश्किल में है और असम में नए नेता के नाम पर कांग्रेस पूरी तरह से विभाजित दिखाई दे रही है। इस दौड़ में सबसे आगे तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई का नाम शामिल है। शांति सद्भावना यात्रा के दौरान असम के सभी जिलों का गौरव दौरा कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज गुवाहाटी कई नेता जाने वाले हैं। कांग्रेस के नेता जाने वाले हैं। भूपेश बघेल जाने वाले हैं। मुकुल वासनिक जाने वाले हैं। शकील अहमद भी गुवाहाटी आज पहुंचने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी सभी नेता करेंगे, ताकि जो ये अंतर्द्वंद सामने आ रहा है, जो रस्साकसी सामने आ रही है, उसको कंट्रोल किया जा सके और चुनाव पर फोकस किया जा सके। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो चुके हैं। राहुल गांधी जुटे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों में और बाकायदा राहुल ने 14 जनवरी को जलीकट्टू उत्सव में भी शिरकत की थी। राज्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी उनका इसके पीछे एक बड़ा मकसद था, ताकि गठबंधन सीट बंटवारे में पार्टी सम्मानजनक सीटें हासिल कर सके। दूसरी तरफ सबसे बड़े सहयोगी यानी कि डीएमके के स्टालिन पर भी दबाव बनाना है। स्टालिन ने बिहार में खराब प्रदर्शन के बाद खुले तौर पर कांग्रेस को आंखें दिखा दी हैं और कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक वास्तविकता से हिसाब से ही सीट लेनी चाहिए। एआईएडीएमके में खींचतान के बाद डीएमके को सत्ता का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में स्टालिन भी सीट बंटवारे को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते।
बजट सत्र की तैयारियां जारी भी हैं और तेज भी हो गई हैं। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को इस दौरान निर्देश दिए हैं। बजट सत्र के दौरान संसद में उपस्थित रहने के सभी को निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उसके सभी सांसद सदन के अंदर मौजूद रहें। सदन की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। वहीं 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। टीएमसी में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो चुकी है। अब अभिषेक बनर्जी ने कमान संभाल ली है। सांसद शताब्दी रॉय को मनाने में वो सफल भी रही हैं, क्योंकि शताब्दी के टीएमसी छोड़ने की चर्चा चल रही है। टीएमसी विधायकों के भी पाला बदलने की खबरें हैं। ऐसे में पीके और अभिषेक ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल ली है। इतना ही नहीं, खुद ममता भी वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी में बाहरी नेताओं को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी नेताओं ने दो टूक अंदाज में कह दिया है कि बाहरी को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। तो एक तरफ टीएमसी है जो अब चाहती है कि जितनी टूट हो चुकी है उसको वहीं पर रोक दिया जाए। बाकी वरिष्ठ नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को टीएमसी से अलग होने से रोका जाए और इसकी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी ने संभाली। बाकायदा वो इसके लिए सांसद शताब्दी रॉय को मनाने में सफल भी रहे हैं। खबरें कुछ इस तरीके की थी कि शताब्दी टीएमसी छोड़ सकती है। इन चर्चाओं के बीच अभिषेक उनको मनाने में सफल रहे। कुछ विधायक भी ऐसे हैं जो पाला बदलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी खबरें थी। इन सबके बीच में पीके और अभिषेक ने इस पूरी जिम्मेदारी को संभाला। टीएमसी में और टूट ना हो, इसके लिए हर नेता से मुलाकात की। ममता भी खुद वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रही है। लेकिन इससे इतर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए भी ये टूट खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में बाहरी नेताओं को लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। यहां बाहरी नेताओं का मतलब जो बीजेपी के नहीं थे, टीएमसी से टूटकर जो बीजेपी में आ रहे हैं या अन्य पार्टियों से टूटकर जो बीजेपी में आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने दो टूक अंदाज में कह दिया है कि बाहरी जो भी आ रहा है वो आए, लेकिन उनको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। एक सवाल जो कांग्रेस के जहन में है कि कांग्रेस का राज्यसभा में नया नेता कौन है। दरअसल सियासी गलियारों में इस पद के लिए कई नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद फरवरी में राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं और इन दिनों राहुल गांधी और गांधी परिवार से आजाद की दूरियां भी जग जाहिर है। जम्मू कश्मीर में भी फिलहाल खाली नहीं हो रही राज्यसभा की कोई सीट। ऐसे में राज्यसभा में कांग्रेस नेताओं के लिए कई नाम दौड़ में है। फिलहाल आनंद शर्मा इस पद के प्रबल दावेदार हैं। आपको बता दें कि 22 मार्च तक आनंद शर्मा की राज्यसभा की मियाद है। ऐसे में राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है आनंद शर्मा। लेकिन इस पद के लिए सबसे बड़ा दाव मल्लिकार्जुन खड़गे का हो सकता है। उनके दलित होने का फायदा यूपी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। हालांकि जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह के नाम भी चर्चाओं में चल रहे हैं। तो 4 नाम प्रमुखता से जिनको लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चाएं चल रही हैं कि इनमें से कौन होगा जो राज्यसभा जाएगा। सबसे ऊपर नाम आनंद शर्मा का चल रहा है, लेकिन गुलाम नबी आजाद की मियाद राज्यसभा में फरवरी में खत्म हो रही है। आनंद शर्मा की मियाद मार्च में खत्म हो रही है। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जिनको लेकर बात चल रही है। उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है। उनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके दलित होने का फायदा यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। फिलहाल जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह के नाम पर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि उनके नाम भी इस पूरी लिस्ट में हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इनमें से किसको राज्यसभा भेजती है, इस पर सभी की नजरें, क्योंकि राज्यसभा में जो भी जाएगा उसका आगामी चुनावों के अंदर असर दिखाई देगा। ये फैसला न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि रणनीतिक तौर पर भी कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और यही वजह कि हर एक नाम को लेकर मंथन होगा। गुलाम नबी आजाद फरवरी में राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। इन दिनों गांधी परिवार से आजाद की दूरियां जगजाहिर हैं। वैसे भी जम्मू कश्मीर में फिलहाल राज्यसभा की कोई सीट खाली नहीं हो रही है और वो जम्मू कश्मीर से आते हैं। ऐसे में राज्यसभा में कांग्रेस नेता के लिए कई नाम दौड़ में हैं, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। आनंद शर्मा इसके प्रबल दावेदार हो सकते हैं, प्रखर वक्ता हैं और कांग्रेस
हाईकमान के भी थोड़े नजदीक। 22 मार्च तक आनंद शर्मा की राज्यसभा की मियाद है। ऐसे में राजस्थान से राज्यसभा आनंद शर्मा को भेजा जा सकता है, लेकिन इस पद के लिए जो सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। इसके पीछे का तर्क हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उनके दलित होने का फायदा यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ये भी दो नाम ऐसे हैं जो सियासी गलियारों में घूम रहे हैं, लेकिन किस नाम पर चर्चा होगी और किस नाम पर मोहर लगेगी ये कांग्रेस आलाकमान को तय करता है। लेकिन क्या चीन की सस्ती और घटिया वैक्सीन ने हमारी मुर्गियों को मारा है? बर्ड फ्लू के शोर शराबे के बीच में गाजीपुर मंडी खोलने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने मंडी खोलने के आदेश दे दिए हैं क्योंकि पोल्ट्री बाजार के लिए गए नमूनों का टेस्ट नेगेटिव आया। फिर आखिर क्या थी इतनी मुर्गियों की मौत की वजह? हरियाणा के हिसार में मुर्गियों की मौत का कारण एवियन इन्फ्लुएंजा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इन मुर्गियों की मौत का कारण हो सकता है गलत वैक्सीनेशन। 10,000 मुर्गियों के वैक्सीनेशन पर आता 6.5 लाख का खर्च। सूत्रों के मुताबिक मुर्गी पालकों ने कम लागत के चक्कर में चीन से सस्ती वैक्सीन खरीद ली और ऐसे में हिसार में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत का कारण समग्लस वैक्सीन हो सकती है और ये एक कारण हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इन सब के बीच में जो एक बड़ी खबर है वो बड़ी खबर दरअसल ये है कि गाजीपुर मंडी खोलने के आदेश दे दिए गए। एक तरफ देश के अंदर बर्ड फ्लू फैल रहा है, कुछ जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां तेजी से फैल रहा है, देश के कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां तेजी से फैल रहा है। फिर बात चाहे मध्य प्रदेश की हो, यूपी की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, गुजरात की हो, लेकिन इन सबके बीच में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मंडी खोलने के आदेश दे दिए। अब उसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पोल्ट्री बाजार के जो नमूने लिए गए, जो सैंपल लिए गए, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि जितने भी सैंपल लिए गए उनमें से किसी की भी रिपोर्ट बर्ड फ्लू से जुड़ी नहीं आई है और यही वजह है कि गाजीपुर मंडी को खोल दिया गया है। अब सवाल यह है कि जो मुर्गियों की मौत हुई, हजारों की संख्या में जो मुर्गियों की मौत हुई, उसके पीछे की वजह क्या है? न सिर्फ दिल्ली, हिसार में भी हजारों की संख्या में मुर्गियों की मौत हुई, उसके पीछे एवियन इन्फ्लुएंजा को माना गया। अब विशेषज्ञों के अनुसार इन मुर्गियों की मौत का कारण गलत वैक्सीनेशन या फिर सस्ता वैक्सीनेशन हो सकता है। 10,000 मुर्गियों के वैक्सीनेशन पर 6.5 लाख का खर्च आता है, तो क्या चीनी सामान के चक्कर में एक बार फिर से फंस गए? राज्यसभा में क्षेत्रीय भाषाओं का बढ़ा चलन। बीते 3 साल में राज्यसभा में बोली जा रही क्षेत्रीय भाषा, राज्यसभा में संस्कृत 5वीं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इससे पहले हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल भाषा शामिल है। 2018 से 2020 के बीच पहली बार हुआ कई क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग। कार्यवाही के दौरान डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली का भी उपयोग पहली बार किया गया। देखिए, लोकल फॉर वोकल तो है ही, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिले और अगर राज्यसभा के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाता है, बोला जाता है, सांसद उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको एक बूस्टअप मिलता है और यही वजह है कि राज्यसभा में लगातार स्थानीय भाषाओं का चलन बढ़ा है। राज्यसभा में संस्कृत 5वीं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई। इससे पहले जो 4 भाषाएं थी वो भी हम आपको बता रहे हैं, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल, ये वो 4 भाषा थी जो बोली गई। 5वीं भाषा हो गई है संस्कृत। 2018 से 2020 के बीच में पहली बार कई क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल हुआ। कार्यवाही के दौरान डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली का उपयोग पहली बार हुआ। वहीं पाकिस्तान में सिख टेलीविजन एंकर को धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी दी जा रही है टेलीविजन एंकर को। एंकर हरमीत सिंह ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। हरमीत के मुताबिक पेशावर जेल से उसके भाई के हत्यारे धमकी दे रहे हैं। 4 जनवरी को हरमीत के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी हरमीत पर केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हरमीत ने पीएम इमरान खान और चीफ जस्टिस से मदद की गुहार लगाई है। जरा सोचिए।
भाई की हत्या कर दी गई और अब टीवी एंकर को वहां धमकी दी जा रही है जान से मारने की। अब बात एक ऐसी खबर की जो कही जा सकती है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी घटना होने वाली है। अब की बार बिना विदेशी मेहमान के ही गणतंत्र दिवस मनेगा। 50 साल में पहली बार शामिल नहीं होगा कोई विदेशी मेहमान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से हालातों के बिगड़ने के बाद भारत दौरा रद्द कर दिया गया। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, भारत सरकार ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री और सूरीनाम के राष्ट्रपति से संपर्क किया था, लेकिन इन दोनों ने भी गणतंत्र दिवस समारोह में आने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में अंततः बिना विदेशी पावने के ही इस बार समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो अपने आप में एक अलग तरीके की घटना। अक्सर यह देखा जाता है कि जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है, मुख्य अतिथि के तौर पर कोई विदेशी मेहमान होता है, या तो किसी देश के राष्ट्रपति होते हैं या फिर वहां के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अब की बार बिना विदेशी मेहमान के ही गणतंत्र दिवस मनने वाला है और ये 50 साल में पहली बार होगा जब ऐसा होने वाला है कि कोई विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल नहीं हो रहे। दरअसल इसके लिए नाम फाइनल था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। उनकी तरफ से हामी भर दी गई थी, पूरे प्रोटोकॉल की पालना कर ली गई थी। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के आने के बाद, वहां लॉकडाउन लगने के बाद बोरिस जॉनसन ने फैसला किया कि वो भारत का दौरा रद्द करेंगे। बाकायदा उन्होंने जानकारी दी और कहा कि वो इस मुश्किल दौर में अपने देश के अंदर रहना चाहते हैं और इसलिए भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जो वो जा रहे थे, अब वो नहीं जा रहे। इसके बाद भारत सरकार ने कुछ और विदेशी मेहमानों से संपर्क साधा। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री और सूरीनाम के राष्ट्रपति से संपर्क किया, लेकिन इन दोनों ने भी गणतंत्र दिवस समारोह में आने से इनकार कर दिया। ऐसे में अंततः बिना विदेशी पावने के ही इस बार समारोह होगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा, भव्य समारोह। वहीं 26 जनवरी से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं, देश से फरार आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी बॉर्डर सुरक्षा बढ़ेगी। दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अमूमन सुरक्षा हर बार रहती है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन को देखते हुए और खालिस्तानी आतंकियों को देखते हुए सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे में खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली से जो आतंकी फरार हैं, उनके भी पोस्टर लगाए गए हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी बॉर्डर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा और ज्यादा सख्त कर दी गई है और कुछ ऐसे चेहरे जो खालिस्तानी आतंकी हैं, लेकिन उनके पोस्टर लगा दिए। वहीं नेपाल ने चीन को करारा जवाब दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली का बयान आया और कहा कि घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी आंतरिक समस्याओं को संभालने में हम सक्षम हैं। ग्यावाली ने 3 दिवसीय भारत दौरे के समापन पर यह कहा कि सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए दिल्ली और काठमांडू की साझा प्रतिबद्धता है और उसमें चीन का कोई स्थान नहीं है। यह अपने आप में चीन के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल का झुकाव चीन की तरफ दिखाई दे रहा था और चीन उसको अपने मोर्चे पर इस्तेमाल करना चाहता था, ऐसे में ग्यावाली का बयान थोड़ा सा चीन को अलर्ट करने वाला है कि घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपनी आंतरिक समस्याओं को संभालने में हम यानी कि नेपाल सक्षम है। वहीं 3 दिवसीय भारत दौरे के समापन पर उन्होंने कहा कि सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए दिल्ली और काठमांडू की साझा प्रतिबद्धता है। फाइजर वैक्सीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 29 लोगों की मौत हो गई।
75 लोग वैक्सीन लगने के बाद गंभीर हालत में हैं। पिछले साल 27 दिसंबर को टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। नॉर्वे में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। नॉर्वे में जिन लोगों की मौत हुई उन्होंने वैक्सीन की पहली ही डोज ली थी, लेकिन जो जानकारी उसके मुताबिक 29 में से 13 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत वैक्सीन की वजह से हुई। वहीं औरंगाबाद को लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं। शिवसेना ने अपनी सहयोगी कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया है। सामना में कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष होने और नाम परिवर्तन का विरोध करने के लिए हमला किया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलने से धर्मनिरपेक्ष दलों के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि नाम बदलने से मुस्लिम समाज नाराज होगा। कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टियां औरंगाबाद को संभाजीनगर का नाम देने के पक्ष में नहीं है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के नेताओं से औरंगजेब के इतिहास को फिर से पढ़ने के लिए कहा गया। रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई के 2 अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। निरीक्षक और आशु लिपिक को निलंबित कर दिया गया है सीबीआई ने। 2 अन्य के खिलाफ भी मामला जीओपीटी को भेजा गया है। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, कार्रवाई जांच एजेंसी का भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। सीबीआई अपने अफसरों पर भी कड़ी निगरानी करती है और इसी की वजह से यह कार्रवाई की गई। और अब बात करते हैं संडे सियासी गपशप की। 2 सब घूसखंड और राजनीतिक पर्ते जब तक होगा पूरा खुलासा, तब तक सामने आ जाएंगे सियासी संबंध जो साबित कर सकते सियासी और ब्यूरोक्रेसी गठजोड़। जिले के नेताओं का दखल और असर किसी से छिपा नहीं। अभी जिले में पूरी तरह से कांग्रेस की ही सत्ता है। और कल से फिर से खुलेंगे विद्या के मंदिर। कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं निर्देश। और जिलों में कार्यरत अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्कूलों का दौरा करेंगे। पदस्थान के नजदीक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाकर वो निरीक्षण करेंगे। विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना का करेंगे अवलोकन कि स्कूल गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। जैसलमेर से हवाई सेवा से जुड़ी बड़ी खबर। जैसलमेर से 28 से हवाई सेवा बंद होगी। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की हवाई सेवा बंद होगी। दिसंबर में 10,000 आए यात्री, फिर भी विमान कंपनी ने बुकिंग बंद कर दी। विमान कंपनियों ने फ्लाइट बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में जैसलमेर पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को झटका जरूर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।